स्वागत है आप लोगों का मेरे एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगी, तो आज वो समय आ गया है। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा विस्तार से। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं होम साइंस से रिलेटेड उनमें पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। इसके साथ ही ये 12th जो दे रहे हैं बच्चे उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और साथ में रीड में एक सामान्य विज्ञान करके एक सब्जेक्ट आता है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि वीडियो को देखते समय आप अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रखें और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हों, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो, उन्हें नोट डाउन करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ मेन न्यूट्रिएंट ऑफ टेकिंग एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट है एक बहुत ही मुख्य स्रोत है एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है, नेचर में हर जगह पाया जाता है, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आसानी से मिल जाता है और सस्ता भी है, इसलिए सभी ज़्यादातर जो लोग हैं इसी के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके स्रोत हैं, जो नेचर है वो पहली जो मुख्य स्रोत है वो नेचर है। और इसके अलावा जो नेचर से प्राप्त जो हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं उनमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, वो देख लेते हैं। सभी प्रकार के जो अनाज हैं जैसे कि गेहूँ, बाजरा, रागी, मक्का, ये सभी जो अनाज हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा जो रूट वाली सब्जियां हैं, जो जड़ वाली सब्जियां हैं जैसे कि आलू आलू है, जिमीकंद, चुकंदर, इन सभी में भी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। कार्बन मुख्य रूप से पाया जाता है, इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो दो भाग होता है कार्बोहाइड्रेट में और ऑक्सीजन का एक भाग होता है। तो कहा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और जो हाइड्रोजन है उसके दो भाग है कार्बोहाइड्रेट में और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है एक भाग है। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोज भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको कार्बोज भी लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोज इन प्लांट्स में कार्बोज का किस प्रकार से निर्माण होता है ये देखना है। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा जो है कार्बोज का निर्माण होता है। प्लांट्स, ये डायग्राम देखिए आप एक बार, ये जो इस तरह से प्लांट बना हुआ है और इस प्लांट के अंदर जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल एक पदार्थ होता है। इसके द्वारा जो पौधों में क्लोरोफिल पौधों से जल लेता है और वातावरण से कार्बोहाइड्रेट लेता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो है कार्बोज का निर्माण करते हैं। अब जो कार्बोज हमें मिला है, जो प्लांट में जो कार्बोज बना है वो स्टोर कहाँ पर होगा ये देख लेते हैं। स्टेम, रूट, फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जो कार्बोज बना है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा प्लांट में? स्टेम, रूट, फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर। और स्टेम के अंदर सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज के रूप में कार्बोज स्टोर होता है। और ये जो दूसरे जो भाग बताए मैंने आपको, स्टेम, रूट, फ्रूट, वेजिटेबल, इसके अंदर स्टार्च के रूप में कार्बोज जो है स्टोर होता है। तो आप ध्यान से देखिए, प्लांट्स के अंदर स्टेम, रूट, फ्रूट और वेजिटेबल में कार्बोज स्टोर होता है और किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। और स्टेम यानी
तने के अंदर सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज के रूप में स्टोर होता है। स्टोर कहाँ तने में किस रूप में होता है? सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज। ये एक इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देख लेते हैं ऊर्जा मूल्य। 4 कैलोरी प्रति ग्राम। अगर हम कार्बोज की 1 ग्राम मात्रा लेते हैं तो हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। अब हम जो कार्बोज है उसकी क्लासिफिकेशन देख। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को इसकी दो विशेषताओं के आधार पर बांटा जा सकता है। इसकी विशेषता के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है भौतिक यानी फिजिकल और दूसरा है रासायनिक। भौतिक यानी फिजिकल रूप में हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, शर्करा और अशर्करा। यानी शर्करा यानी शुगर और अशर्करा यानी नॉन शुगर। शर्करा की विशेषताएं देख लेते हैं। शर्करा जो है मीठी होती है, रवेदार होती है और घुलनशील होती है पानी में। और अशर्करा जो है एकदम ही उल्टी है इसकी। अशर्करा स्वाद रहित होती है, पाउडर के फॉर्म में होती है, जल में अघुलनशील होती है। और विशेषताओं के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट है इसे रासायनिक रूप में भी बांटा गया है। रासायनिक तौर पे इसे 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में कार्बोज का एक अणु होता है। मोनोसैकेराइड जो है एक सरल अणु से बनी है, एक सरल अणु से बनी है। डाइसैकेराइड जो है 2 सरल अणुओं से बनी है। मोनोसैकेराइड एक सरल अणु से बनी है, डाइसैकेराइड 2 सरल अणुओं को मिलाकर बनाई गई है। और पॉलीसैकेराइड जो है कई सारे सरल अणुओं को मिलाकर या सरल अणु जो है मिलकर पॉलीसैकेराइड बना है। तो कहने का मतलब है मोनोसैकेराइड जो है एक सरल अणु से बनी है, डाइसैकेराइड 2 सरल अणुओं से और पॉलीसैकेराइड कई सारे सरल अणुओं से मिलकर बनी है। मोनोसैकेराइड जो है ऊर्जा का एक सरलतम रूप है। और मोनोसैकेराइड का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, C6H12 और O6। इसका मतलब है मोनोसैकेराइड में कार्बन के 6 अणु होंगे और हाइड्रोजन के 12 तथा ऑक्सीजन के 6। इन सबको मिला के जो है मोनोसैकेराइड का निर्माण हुआ है। मोनोसैकेराइड में देख लेते हैं 6 अणु होते हैं, इस वजह से इसे हेक्सोस भी कहते हैं। मोनोसैकेराइड जो है इसमें 6 अणु होंगे कार्बन के, इस वजह से इसे हेक्सोस कहते हैं। और डाइजेशन के बाद कार्बोज जो है इसके सरलतम रूप यानी ग्लूकोज में विभक्त हो जाता है। और ग्लूकोज कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? हमारे मनुष्य शरीर में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में होगा। और पौधों में स्टार्च के रूप में पौधों में स्टार्च के रूप में फल सब्जियों में, और इसके अलावा तनों में हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज के रूप में स्टोर होता है। मोनोसैकेराइड को कीटोन समूह और एल्डिहाइड समूह के रूप में भी 2 भागों में बांटा गया है। -CO में कीटोन समूह होगा और -CHO में एल्डिहाइड समूह होगा। कीटोन और एल्डिहाइड ये दोनों कार्बोनिल यौगिक हैं। फिर से देख लीजिए, कीटोन समूह में -CO है और एल्डिहाइड समूह में -CHO है और इन्हें इस वजह से कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। ये जो एल्डिहाइड और कीटोन समूह है ये कार्बोनिक यौगिक हैं और ये 2 भागों में मोनोसैकेराइड जो है बांटी हुई है। -CO यानी कीटोन समूह है इसमें और -CHO यानी एल्डिहाइड समूह होंगे। अब देख लेते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को भी 3 भागों में बांटा गया है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तथा लैक्टोज। पहले देख लेते हैं ग्लूकोज।
ग्लूकोज को ब्लड शर्करा यानी ब्लड शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लड में ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा अंगूर शर्करा भी कहा जाता है। ब्लड और अंगूर दोनों ही रूपों में इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों में ही जो ग्लूकोज है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ग्लूकोज जो है अंगूर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ब्लड में 80 से 100 mg पाया जाता है, शहद में 30 से 40% तथा मीठी सब्जियों में 2 से 6% तक ग्लूकोज पाया जाता है। तो कहा जा सकता है कि अंगूर, अगर हमें ग्लूकोज की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त करनी है तो हमें अंगूर सर्वाधिक मात्रा में ग्रहण करने चाहिए। अब देख लेते हैं ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। जो ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। भोजन में उपस्थित ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद ब्लड वेसल्स द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और फिर ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया होती है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या कहने का मतलब है कि हम जब भोजन प्राप्त करते हैं उसके बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन है, पाचन एब्जॉर्प्शन, इसके बाद में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो है ब्लड वेसल्स के द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है और ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जो ग्लूकोज है उसकी प्रतिक्रिया होती है और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो है मोनोसैकराइड का दूसरा जो भाग है वो है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है, नाम से ही पता चल रहा है फ्रुक्टोज यानी फल शर्करा। फ्रुक्टोज का जो फॉर्मूला है, जो रासायनिक फॉर्मूला यानी वो रासायनिक सूत्र है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये इसी का भाग है मोनोसैकराइड का। तो फ्रुक्टोज भी C6H12 और O6 होगा इसके अंदर। फ्रुक्टोज में ग्लूकोज की अपेक्षा 2 गुना मीठी होती है। फ्रुक्टोज जो है ग्लूकोज की अपेक्षा 2 गुना मीठी होती है। इसके अलावा फ्रुक्टोज जो है सबसे ज़्यादा इसका अवशोषण जो है बहुत जल्दी से होता है और आसानी से होता है। इस वजह से ये डायबिटिक पेशेंट के लिए यूजफुल है। डायबिटिक पेशेंट ग्लूकोज ना ग्रहण करके अगर फ्रुक्टोज को ग्रहण करें तो उनके लिए जो ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है उसका एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। फ्रुक्टोज जो है उसकी सर्वाधिक मात्रा शहद में पाई जाती है। इसके अलावा अन्य जो मीठे फल हैं जैसे कि गन्ना, चुकंदर, उसमें भी थोड़ी मात्रा में फ्रुक्टोज पाया जाता है। अब देख लेते हैं ग्लैक्टोसीमिया। ग्लैक्टोसीमिया होने का मुख्य कारण ये होता है कि जो ग्लैक्टोज है उसका पाचन एक एंजाइम की उपस्थिति में होता है और ये एंजाइम अगर हमारे शरीर में कम है तो उस वजह से क्या होगा, ग्लैक्टोसीमिया का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाएगा और ग्लैक्टोज का जो पाचन है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा और हमें ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाएगी। तो हमने देख लिया है कि ग्लैक्टोज जो है उसका पाचन इनडायरेक्टली होता है। ग्लैक्टोज का पाचन एक एंजाइम के द्वारा होता है। एंजाइम के द्वारा जो ग्लैक्टोज है उसे ग्लूकोज में बदला जाता है और फिर उसका पाचन होता है। नेक्स्ट है डाइसैकराइड। जो कार्बोज है उसका दूसरा जो विभक्तिकरण है, जो डाइसैकराइड दो सरल अणुओं से बनी हुई है और ये है डाइसैकराइड। डाइसैकराइड का जो रासायनिक सूत्र है वो देख लेते हैं, C12H22 और O11। इसका मतलब है डाइसैकराइड में जो अणु है, कार्बन के अणु जो है 12 होंगे, हाइड्रोजन के 22 होंगे और ऑक्सीजन के 11 अणु होंगे। तो कार्बन के 12 अणु, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 अणुओं से मिलकर डाइसैकराइड का निर्माण होता है। डाइसैकराइड जल में घुलनशील होती है, स्वाद में मीठी होती है और रवा बनने की इसमें क्षमता होती है। प्रत्येक डाइसैकराइड की मिठास में अंतर होता है, मतलब जो डाइसैकराइड के जो क्लासिफिकेशन है जैसे कि सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, इनकी मिठास में अंतर होता है, अलग अलग इनकी मिठास होती है। अब डाइसैकराइड जो है उसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सुक्रोज
सुक्रोज को गन्ना या चुकंदर की शर्करा भी कहा जाता है और इसको कहने का ये कारण इस वजह से कहा जाता है क्योंकि गन्ना और चुकंदर में सर्वाधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। मुख्य स्रोत जो है हम सुक्रोज का कह सकते हैं कि मुख्य स्रोत सुक्रोज का गन्ना और चुकंदर है। अब देख लेते हैं इनकी परसेंटेज। गन्ने के अंदर जो सुक्रोज है 10 से 12% पाया जाता है और चुकंदर में 12 से 18% तक सुक्रोज पाया जाता है। तो जो सुक्रोज है उसके मुख्य स्रोत गन्ना और चुकंदर को कहा जा सकता है। आप इस चीज़ को नोट डाउन जरूर कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि सभी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं और बहुत कम मात्रा में फल और सब्जियों में पाया जाता है। अब देख लेते हैं माल्टोज। डाइसेक्राइड का दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो है माल्टोज। माल्टोज को जई शर्करा भी कहते हैं और प्राप्ति के साधन देख लेते हैं। अंकुरित अनाजों से मिलता है जौ, रागी और गेहूं। अगर हम अनाजों को अंकुरित करके खाते हैं तो हमें माल्टोज प्राप्त हो जाएगी और इसका निर्माण स्टार्च पर एंजाइम की प्रक्रिया द्वारा होता है। स्टार्च पर एक एंजाइम की प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा वो ग्लैक्टोज में बदलता है, फिर ग्लूकोज में बदलता है और उसके बाद उसका पाचन होता है। नेचर में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं है। माल्टोज जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं पाई जाती है और ये अंकुरित करके, अगर हम अनाजों को अंकुरित करके खाते हैं तो हमें माल्टोज प्राप्त होगी। लैक्टोज। लैक्टोज जो है उसे दूध शर्करा भी कहा जाता है। एक लैक्टोजन पाउडर, अगर हम कंपैरिजन करें तो माँ के दूध में लैक्टोज ज़्यादा पाया जाता है और गाय के दूध में कम पाया जाता है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा होगी 6 से 7%, 6 से 7% तक लैक्टोज जो है माँ के दूध में पाया जाता है और गाय के दूध में 4.5 से 5% तक लैक्टोज पाया जाता है। अब एक प्रक्रिया है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ये पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने ये इसमें इंक्लूड किया है वीडियो में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोलाइसिस क्या है। देख लेते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस एक अणु ग्लूकोज और एक अणु ग्लैक्टोज, मतलब एक एंजाइम की उपस्थिति में जब पाचन होता है तो एंजाइम, जैसे कि स्टार्च है, स्टार्च का के ऊपर जब एंजाइम की प्रतिक्रिया होगी तो उस समय वो जो स्टार्च है 2 अणुओं में विभक्त हो जाता है और उसे ही हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन देखा, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन देख लिया और कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन भी देखे। कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है पॉलीसेक्राइड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके अलावा कार्बोज के कार्य, कार्बोज की कमी और अधिकता के प्रभाव हम पढ़ेंगे और कार्बोज का मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय, अवशोषण, ये सभी जो बातें हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।